हिमाचल उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने। हिमाचल प्रदेश में देहरा से बीजेपी के होशियार सिंह आगे हैं। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे हैं। और वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर भी इस वक्त जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। और मेरे सहयोगी जो हिमाचल से इस वक्त हमारे साथ में जीवन, उनका एक बार रुख करते हुए। जीवन, देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी ही अभी शुरुआती रुझान में पिछड़ गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत थी सरकार को, क्योंकि सरकार के जो फैसले थे वो कहीं ना कहीं लोगों को या विधायकों को पसंद नहीं आए। बगावत हुई, लोग पिछड़े और उसके बाद फिर मैदान में आए। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि परिवार के जो मेंबर थी कमलेश ठाकुर, उसी को टिकट क्यों? ये लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी है कि परिवारवाद की राजनीति इसको देख के चल रहे हैं लोग। और जो होशियार सिंह है, निर्दलीय जीते हैं, इस बार भाजपा से हैं, लेकिन इनका जो कामकाज करने का जो तरीका है वो लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आता है। तो इसलिए होशियार सिंह रुझानों में कहीं आगे चल रहे हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं ऐसे ही बनी रहेगी, जहां तक मुझे लगता है। जी, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा झटका होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा झटका होगा। अभी हमीरपुर के जो उपचुनाव का जो परिणाम आ रहा है, वहां भी स्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि ये कभी भी बदल सकती हैं। और जो निर्दलीय हैं वो एक समाज सेवक हैं, जननायक से विधायक बने हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। और स्थितियां यहाँ भी बदल सकती हैं। और जीवन, दूसरी बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल में जिस तरीके से सरकार पर संकट मंडराया, उसके बाद तो सरकार को वैसे भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़े हो। और अगर इन तीन में एक का भी लॉस होता तो भी एक बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि 3 का 3 आंकड़ा कांग्रेस के खाते में होता। लेकिन अगर अपनी पत्नी ही इस वक्त रुझानों में पीछे चल रही है, तो जाहिर तौर पर ये तो चिंता की लकीरें इस वक्त चेहरे पर दिखा रहा होगा कांग्रेस के नेताओं के। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमीरपुर देख, ये घर है, मुख्यमंत्री का घर है हमीरपुर, साख दाव पर लगी है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ से हमीरपुर की अगर सीट कहीं ना कहीं ये कहूँ कि अगर पिछड़ते हैं, हारते हैं, तो इनकी जो साख है, जो लोग जो और जो विधायक हैं, जो बगावत जिन्होंने की है, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। नेता प्रतिपक्ष और देखिए, हमीरपुर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे, मैं आ रही हूँ आपके पास में। इस बीच हिमाचल उपचुनाव का पहला रुझान, हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी। हिमाचल उपचुनाव का जो पहला रुझान आया है, उस रुझान में हमीरपुर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं। अभी हमीरपुर का ही हम जिक्र कर रहे थे और हमीरपुर से खबर यह है कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बढ़े हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। जीवन लगातार हैं। जीवन, अगर हमीरपुर की बात करते हैं, यहाँ पर अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की बढ़त, तो शुरुआत में तो थोड़ी सी सुखद खबर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 8:30 बजे, जो 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, 8:30 बजे काउंटिंग शुरू हुई। अब पहला जो परिणाम आया है वो पुष्पेंद्र जी के पक्ष में है। 3000 के करीब वोट जो हैं वो पुष्पेंद्र जी को हैं और 2000 समथिंग वोट जो है वो आशीष शर्मा जो भाजपा के हैं उनके लिए हैं। लेकिन लड़ाई बड़ी रोचक है और इस लड़ाई पर नजर रहेगी हमारी पूरी तरह से। लेकिन पहले रुझान में पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के आगे। जाहिर तौर पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है, और क्योंकि अब हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उपचुनाव में तीनों सीटों पर कब्जा करना कांग्रेस के लिए मजबूरी है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की घेराबंदी की गई, उस लिहाज से देखा जाए, और अभी अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जिस तरीके सारी की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में रही है, तो ऐसे में वहाँ पर भी अब ये पूरी कोशिश होगी कि जो एक जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखा जाए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी। अगर बीजेपी यहां पर किसी भी कारण से हारती है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास में ये मौका होगा कहने का कि देखिए साहब, इन लोगों ने किस तरीके से साजिश रची थी सरकार को गिराने की, और आखिरकार उनको मुंह की खानी पड़ी। वहीं अगर कांग्रेस को मात मिलती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास में होगा कि देख लीजिए, जनता का फैसला ये है, ये जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जनता को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। और आनंद भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट आया है फिलहाल? अपडेट यह है कि भाजपा से कमलेश साहब जो है 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यह सीट मानकर चले कि बीजेपी के खाते में अभी जाती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझान में। जी जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, क्योंकि अमरवाड़ा में 7 विधायक कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस से ही उन्होंने छोड़कर भाजपा में गए। इस कारण यह उपचुनाव हुआ और उसमें वह पुनः भाजपा में जीत की ओर अग्रसर दिख रहे हैं।
वो लगातार तीसरी बार से विधायक रह चुके हैं। ये उनका चौथा विधानसभा चुनाव, चौथे बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता फिर उन पर विश्वास दिखाते दिख रही है कमलेश साहब पर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूत हैं यहाँ? जी, अस्मित का भी एक बार रोक लेते हैं। जी, अस्मित का भी एक बार रोक लेते हैं। अस्मित, आपके पास क्या आया फिलहाल डेटा? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीमा भारती पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब जेडीयू के कलाधार मंडल 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं फिलहाल रुपौली में। और मैंने पहले कहा है पूजा, देखिए नेक टू नेक फाइट होना है वहां पे। और रुपौली में इस समय कलाधार मंडल जेडीयू के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं बीमा भारती से और शंकर सिंह से। त्रिकोणीय मुकाबला और तीनों में आगे इस समय जेडीयू के उम्मीदवार कलाधार मंडल 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अभी ईवीएम जो है वो लगातार जारी है काउंटिंग उसका। और अभी बीमा भारती पहले रुझानों में आगे चल रही थी, लेकिन अभी कलाधार मंडल जेडीयू के प्रत्याशी 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं पूजा। लेकिन बीमा भारती की अगर बात करते हैं तो लगातार ऐसे चुनाव जीतते रहे। हालांकि जेडीयू की चुनाव चिन्ह पर उन्होंने पहले चुनाव लड़ा, इस बार आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। इस वोटिंग परसेंटेज की बात करते तो उसका क्या असर अभी तक देख रहे नतीजों पर? बिल्कुल 52% थे वोटिंग परसेंटेज रुपौली में। और उपचुनाव में ऐसे भी बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। बिहार में तो खास करके हमने देखा है हमेशा उपचुनाव में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज रहते हैं। और अगर लोकसभा के एक बार वोटिंग परसेंटेज पर नज़र डालिए पूजा, तो आपको याद है कितनी गर्मी पड़ी थी बिहार में। और लिहाजा यही कारण था कि बहुत कम लोग वोटिंग के लिए निकले थे। पिछले दफे 2019 में इसका परसेंटेज बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस बार लोकसभा में भी वही हाल थे और इस बार विधानसभा के उपचुनाव में भी यही हाल रहे हैं। रुपौली में 52% वोटिंग सिर्फ हुआ है, क्योंकि गर्मी उस दिन भी बहुत ज़्यादा थी 10 को। और सुबह में लोग भले निकले थे, लेकिन दोपहर के वक्त वहाँ वोटिंग सेंटर पे लोगों की संख्या बहुत कम रही थी। लेकिन बाद में जैसे शाम हुआ, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, तो फिर लोग निकले थे। तो वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा रुपौली में, और इसका भी असर थोड़ा पड़ेगा इस बार काउंटिंग जब आज हो रहा है। तो ये देखना होगा कि कितने जो परसेंटेज जो वोटिंग हुए थे उसमें कितना वोट जो है कौन से प्रत्याशियों को पड़ा है। फिलहाल कलाधार मंडल वहां से लीड कर रहे हैं रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में, और अभी वो वहां से आगे हैं। अच्छा, अभी कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हुए क्या अस्मित? नहीं, अभी फिलहाल अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी 1-2 घंटा, मुझे लगता है 1 घंटा तो कम से कम अभी लगेगा जब पॉलिटिकल रिएक्शन आएंगे। क्योंकि अभी मैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही खड़ा हूं, और क्योंकि लालू यादव का पूरा परिवार इस समय मुंबई में है, तो यहाँ तो कोई है नहीं लालू प्रसाद यादव के आवास पे, राबड़ी देवी के आवास पे। लेकिन हाँ, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें ज़रूर कहा गया है कि जैसे जैसे वो जो काउंटिंग होगा, जैसे रुझान आएंगे, अगर हमारे प्रत्याशी आगे चलती है तो फिर आप वहाँ पे बयान दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा एक लेटर भी जारी किया था। बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने की बात तो नहीं कही गई थी, लेकिन हाँ, अगर उनकी प्रत्याशी आगे चलेंगी तो बयान ज़रूर आएंगे आरजेडी के लीडर्स के। एनडीए की तरफ से भी यही सिचुएशन है। अभी किसी भी तरह का कोई बयान किसी नेताओं ने नहीं दिया है। काउंटिंग के बाद ही कोई बयान सामने आ सकते हैं। मतलब 12-1 बजे के करीबन जब थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा तो ये मानकर चलिए कि तब जाकर पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू होंगे, क्योंकि तब कोई भी स्थिति स्पष्ट कर पाने की सिचुएशन में होगा। हिमाचल की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा, आपने कहा कि सीएम सिक्खू ने अपनी पत्नी को उतारा, इस कारण से लोगों में नाराजगी है, अपने ही लोगों में नाराजगी है। लेकिन अभी कोई और अपडेट आया क्या? और जाहिर तौर पर अगर उनकी पत्नी पिछड़ गई तो ये सीएम सिक्खू के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा। फोन कट गया। ये डेंट होगा मुख्यमंत्री हमीरपुर के जो है उनके लिए, उनकी साख के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना है पूरे प्रदेश को, पूरी व्यवस्था को, पूरी बीजेपी को, सभी को देना है कि किस तरह से ये उन्होंने ये दाव खेला। और दाव अगर ठीक नहीं पड़ा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो साख है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अभी चर्चा चल रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा चुनावों के तुरंत बाद, तो कहीं कहीं कमजोरी है कांग्रेस की, वो ये मान के चलिए कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं अपनी ही से। और बहुत सारी चर्चाएं हमीरपुर के हिमाचल प्रदेश में चल रही है कि इसके तुरंत बाद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है सरकार का। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये चुनाव है तीनों, ये साख की लड़ाई है ये सीधे तौर पर।
हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में अगर चुनाव की बात करूं तो पिछले जो परिणाम थे उसके मुकाबले 5 से 6% वोटिंग कम हुई है, जो असर करेगी कहीं ना कहीं इस सारी व्यवस्था को। और जहां तक बात है पुष्पेंद्र वर्मा की या फिर प्रत्याशी आशीष शर्मा की, तो ये बहुत ही कड़ी लड़ाई है, नेक टू नेक है। इसके परिणाम भी इस तरह से आएंगे, जहां तक मुझे लगता है कि या तो कोई 1000 से जीतेगा या तो कोई 2000 से, इस तरह की लड़ाई हमीरपुर में इस बार, और यही चर्चा है जी। इतना नेक टू नेक फाइट है कि जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त काउंटिंग सेंटर्स पे मौजूद हैं और लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं कि हिमाचल की 3 सीटों पर सबकी निगाह इस वक्त बनी हुई है। वहीं पंजाब की बात करते, सुबह थाने से बता रहे थे कि पंजाब की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी अब बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है। और खुद क्योंकि बात अगर करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने पूरी जान लगाई है। हिमाचल की 3 सीटों पर अगर काउंटिंग की बात करते हैं तो देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी फिलहाल पीछे चल रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त लेकिन बनाई हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, पहाड़ों की अगर बात करते हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लोकसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी के खाते में दी, लेकिन अब ऐसे में उपचुनाव में भी अगर ये सीटें बीजेपी के खाते में जाती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका होगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर जरूरी है दोनों ही पार्टीज के लिए तो इन उपचुनाव में सीटों को जीतना। और बिहार में उपचुनाव की अगर बात करते हैं, निवर्तमान विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था यहां पर चुनाव। पूर्व में कई बार जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में सीट उन्होंने ये निकाली, हालांकि हाल ही में पार्टी छोड़ी और फिर आरजेडी की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन यहां से पप्पू यादव चुनाव जीत गए। अब फिर से रुपौली से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। और देखिए, इस बार अब जाहिर तौर पर साफ दांव पर लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ में जमकर प्रचार किया है। तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर वो डेंट कर सकता है यहाँ आरजेडी की प्रत्याशी को। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। देहरा सीट पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। भाजपा के होशियारपुर सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है। सिंह उन 9 विधायकों में से एक है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था, यानी कि क्रॉस वोटिंग की थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, अगर वो चुनाव जीते हैं तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी से एक बढ़त के तौर पर दिखाएगी। देखिए साहब, इनके अपने ही लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं और इसकी वजह इनकी नीतियां। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास में अगर ये सीट नहीं आती है तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा, जाहिर तौर पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की बात होगी, हिमाचल की बात होगी तो हिमाचल वर्सेस कांग्रेस, हिमाचल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात होगी। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू की बात हो रही है। अब मुकाबले में जीतता कौन है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये तस्वीरें 12 से 1 के बीच में क्लियर हो जाएंगी।